गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को। याद रखें, ये सभी प्रश्न एग्जामिनेशन में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले क्लासेस अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी एमसीक्यूज़ को आप एक बार अवश्य देख लें। वो सभी क्वेश्चंस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सराय ए अदल क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनाज को छोड़कर अन्य वस्तुओं का बाजार, है ना। यहाँ पर है अनाज को छोड़कर, याद रखना है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो सराय ए अदल ऐसा बाजार होता था जहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अगला फैक्ट है कि यह बाजार सरकारी कोष से सहायता प्राप्त बाजार था। उस समय सराय ए अदल का निर्माण बदायूं द्वार के समीप एक बड़े मैदान में किया गया था। अगला फैक्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। याद रखना है, अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो दीवान ए रियासत। अब यहाँ पे अगला फैक्ट में बताया गया है कि उन जो अधिकारी होता था बाजार के अधीन, उनका कार्य क्या था? तो यहाँ पे है कि उसके नीचे प्रत्येक बाजार का एक अधीक्षक होता था जिसे सहना ए मंडी कहा जाता था। यानी कि अधीक्षक को क्या कहते थे? तो सहना ए मंडी कहते थे, है ना। फिर है कि उसके नीचे, यानी कि अधीक्षक के नीचे कौन सा अधिकारी होता था? तो बरीद होते थे, है ना, जो क्या करता था? बाजार में घूमकर निरीक्षण करते थे। अब फिर है बरीद के नीचे क्या होता था? तो बरीद के नीचे होते थे मुन्हियान या गुप्तचर, है ना। तो इस तरह से ये जो नाम आपको दे देगा एग्जामिनेशन में ऑप्शन में, जिसे आपको सही चूज करने के लिए कहेगा, है ना। अगला फैक्ट है कि परवाना नवीस क्या था? तो ये एक ऐसा अधिकारी था जो कि परमिट जारी करता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन की राजस्व एवं कर व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है ना। एक होता है सत्य कथन पहचानना और एक कथन होता है असत्य कथन पहचानना। तो यही है, घुमा के बोला गया है, असत्य कथन को हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। अलाउद्दीन ने उपज का 40% भूमि कर खराज में लेना निश्चय किया था। ये क्या है? असत्य कथन है ना। अब इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। तो अलाउद्दीन ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में वसूल करता था। अगला है, उसने भूमि के एक विश्वा को एक इकाई माना था। फिर है कि दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया जाता था। घरी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। एक कर ही नामक कर भी लगाया जाता था। और फिर है कि जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। अगला फैक्ट है कि खुम्स कर जो क्या था? लूट में धन में राजा का भाग होता था। पूछ देगा खुम्स कर कैसा था? तो जो लूटा जाता था धन, उसमें राजा का भाग खुम्स कर कहलाता था। इसमें 4/5 भाग राज्य के हिस्से में तथा 1/5 भाग सैनिकों को मिलता था। जकात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो संपत्ति का 40वां या फिर 2/5वां हिस्सा होता था। अगला फैक्ट है कि 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन को एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा था? तो इसका उत्तर है लेनपुल, है ना। इतिहासकार लेनपुल ने अलाउद्दीन को एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा है। अगला है कि मीरलैंड ने क्या कहा? तो मीरलैंड ने कहा कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण का प्रयास मात्र दिल्ली तक सीमित रहा जहां तक सेना केंद्रित थी, है ना। इसे नेरो रूप में मीरलैंड ने अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था को परिभाषित किया। अगला फैक्ट है कि उसने अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी को संरक्षण प्रदान किया। किसने? तो अलाउद्दीन ने, है ना। किसको किसको संरक्षण प्रदान किया? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी को। अमीर खुसरो क्या था? तो दरबारी कवि के पद पर प्रथम बार अलाउद्दीन के समय ही नियुक्त हुआ था, है ना। याद रखना है, अलाउद्दीन के समय ही अमीर खुसरो प्रथम बार दरबारी कवि के रूप में नियुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन की स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी रुचि थी। उसके द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था? तो इसका उत्तर है दिल्ली, है ना। अलाई दरवाजा का निर्माण। एक्सप्लेनेशन को देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली में करवाया था। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण हिस्से में अलाई दरवाजा स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो इसे आपको याद रखना है।
इसे सुल्तान ने 1311 ईस्वी में बनवाया था। यह अलाई दरवाज़ा प्रारंभिक तुर्की कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। याद रखना है किस प्रकार का कला यहाँ पर दर्शाया गया है, तो तुर्की कला। अगला प्रश्न है कि उसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर की हत्या करवा दी तथा स्वयं को खलीफा घोषित किया। साथ ही उसने अलाउद्दीन की कठोर दंड व्यवस्था एवं बाजार नियंत्रण आदि व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उपयुक्त कथन खिलजी वंश के किस शासक से संबंधित है, तो याद रखना है मुबारक शाह खिलजी, है ना। उपयुक्त कथन मुबारक शाह खिलजी से संबंधित है। मलिक कफूर की हत्या कर उसने 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अपने शासनकाल में उसने गुजरात के विद्रोह का दमन किया। साथ ही 1318 ईस्वी में गुजरात को पुनर्जीवित किया। उसने अपने सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन दे दिया था। उसने अलाउद्दीन की कठोर दंड व्यवस्था एवं बाजार नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बर्नी के अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था, है ना। तो नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ने वाले कौन से राजा थे, तो उसे याद रखना है, वे थे मुबारक खिलजी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें ध्यानपूर्वक पढ़ने की बात कहा जा रहा है। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। किसी शासक के बारे में इस तरह का प्रश्न रहेगा। फिर है कि वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा। वह जन्म से भारतीय था तथा उसकी माता हिंदू थी। तो यहाँ पर किस सुल्तान के बारे में बोला जा रहा है, तो उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। एक्सप्लेनेशन को देखें तो उपयुक्त जानकारी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में दी गई है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। याद रखना है, जो किसी भी वंश का स्थापना जब होता है तो उस ईस्वी को आपको कंठस्थ करना है। तो उत्तर होगा 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। फिर है कि मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूछ देगा प्रश्न में कि किसे पराजित किया था। मंगोल को पराजित किया था, अफगानियों को पराजित किया था, तुर्कों को पराजित किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा मंगोलों को पराजित किया था, है ना। इस कारण से उसका नाम मलिक उल गाजी पड़ा था। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम यह सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला पहला शासक था। जहां पर पहला पूछ दे वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बोला गया है कि मध्यकालीन इतिहास में सर्वसम्मति से उसे सुल्तान घोषित किया गया था। अगला है कि उसने मुक्ता तथा बलि द्वारा सैनिकों के वेतन में कमीशन काटने की कुप्रथा को बंद कर दिया। अगला प्रश्न है कि गयासुद्दीन तुगलक के निम्न आर्थिक सुधारों पर विचार करें एवं इनमें से असत्य की पहचान करें। यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो असत्य है ना, ये मूल रूप से गलत है। बाकी बात, उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/2 भाग लेने का आदेश जारी किया, ये सत्य है, मूल रूप से सत्य है। उसने सिंचाऊ हेतु कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया, ये भी मूल रूप से सत्य है। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्म भियान या मध्य पंची नीति कहा, है ना, ये भी मूल रूप से सही है। अब देखते हैं कि उसने अमीरों की भूमि को उनसे छीन लिया, ये कथन गलत है कि क्यों गलत है। तो गयासुद्दीन ने खिलजी द्वारा जब्त की गई अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया, है ना। जो खिलजी क्या किया था, अमीरों से भूमि जो छीन लिया था, उस भूमि को ये क्या किया था, पुनः वो वापस कर दिया। तो इस कारण से यहाँ पे जो कहा है उसने अमीरों की भूमि को छीन लिया, छीन नहीं लिया, ये वापस किया था। फिर है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। यहाँ पर फिर प्रथम के बारे में ऑप्शन आ रहा है, फैक्ट आ रहा है ना। तो इस स्थिति में इसे याद रखना है। फिर है कि उसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। उसने एक न्याय विभाग का निर्माण करवाया। उसने धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था। अब देखिए, उसमें धार्मिक सहिष्णुता था या नहीं था, तो नहीं, उसमें धार्मिक सहिष्णुता नहीं था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की घोड़ों को दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। क्या किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो घोड़े को दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा था, उस प्रथा को इसने आगे बढ़ाया, या यूं कहे तो प्रभावी तरीके से लागू किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल विचार करेंगे। पहला है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में गयासुद्दीन बलबन के समय में सुदूर दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में मिलाया।
दूसरा ऑप्शन है कि बंगाल विजय से लौटते समय अफगान में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही महल के गिर जाने से दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 एवं 2 दोनों कथन सत्य है। ये दोनों ऑप्शन सत्य है। एक्सप्लेनेशन को देखें। जो जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के गिर जाने से सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी को हो गई। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? तो तुगलकाबाद में स्थित है। याद रखना, तुगलकाबाद में गयासुद्दीन का मकबरा स्थित है। ऑप्शन में दे देगा मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तो याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक होगा। फिर है हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन तुगलक की नीति जो थी वो कठोर थी। वह संगीत का भी घोर विरोधी था। पूछ देगा वो संगीत प्रेमी था, तो वो बात सही नहीं है, वो विरोधी था। यहाँ पर हमें बताना है कि तुगलक वंश के शासकों का कौन सा क्रम सही क्रम में है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है, गयासुद्दीन तुगलक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक है, फिर अलाउद्दीन है, फिर है महमूद, है ना। उनका शासन क्रम इस प्रकार है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक है 1325 से 1357 ईस्वी, फिर अलाउद्दीन है 1394 ईस्वी, और फिर महमूद का शासन क्रम आता है 1399 से 1412 ईस्वी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। याद रखना है ऐसे प्रश्नों को। तो यहाँ पर डी को बोला गया है ना, कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। ये असत्य कथन है। बाकी बात, राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक को दुनिया का खान कहा। दुनिया का खान कहा किसे कहा गया था? तो मोहम्मद तुगलक को कहा गया था। किस अभिलेख में? तो याद रखना है राजमुंदरी अभिलेख में। फिर है मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। याद रखना, वो कैसा शासक था? तो एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। और डी गलत क्यों है, असत्य क्यों है, ये ध्यान में रखें। डी गलत क्यों है ये देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था, है ना कि अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी दे दिया था, इस कारण से ये गलत है। याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। फिर है इसी ने सर्वप्रथम योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। वह एक न्यायप्रिय सुल्तान भी था। काजी के जिस फैसले से वह संतुष्ट नहीं होता उसे वो बदल देता। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत कुल 23 प्रांतों में बटा था, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का, या यूँ कहें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित फैक्ट था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण होने के बाद कुछ नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। उनकी 4 प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वित करने का कौन सा क्रम सही है? यहाँ पर नहीं जो है ये हमें हटाना होगा, है ना। 3 ऑप्शन इसमें जो है वो गलत है, इसलिए एक ऑप्शन तो होगा नहीं, इसलिए इसे हटा दिया गया है। तो इसका सही क्रम है बी, है ना। बाकी बात अगर नहीं रहता तो उसमें से ए, सी और डी, है ना। और अगर सिर्फ सही क्रम रहेगा तो वहाँ पे आपको बी मारना होगा। पहला है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था, फिर था राजधानी का परिवर्तन, इसके बाद किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, फिर है खुरासान एवं कराची अभियान। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 प्रमुख योजनाएं, है ना। पहला है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, ये था इसका प्रथम योजना। कब किया गया था? 1326-27 ईस्वी में। दूसरा है राजधानी का परिवर्तन, ये हुआ था 1326-27 ईस्वी में, ये था इसका द्वितीय योजना। फिर है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये हुआ था 1329-1330 ईस्वी, ये था इसका तृतीय योजना। और फिर है खुरासान एवं कराची अभियान, ये हुआ था चतुर्थ योजना। तो योजनाओं का क्रमवार रूप में आपको दिया जाएगा प्रश्न में, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि संबंधी सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम योजना के तहत दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी। दूसरा है जिस वर्ष दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि यानी कि 50% की वृद्धि की गई, उसी वर्ष दोआब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास हेतु अमीर एकोही नामक नए विभाग की स्थापना की। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ने के कारण अधिकारियों द्वारा जब जबरन कर वसूला गया तो वहाँ पर क्या हुआ? विद्रोह हो गया, जिस कारण से तुगलक की यह योजना असफल हो गई,
है ना। अगला फैक्ट है कि मोहम्मद तुगलक कम ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराता था। इन सब के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा ना होना इत्यादि कारणों से कृषि सुधार संबंधी योजनाओं की 3 वर्ष बाद ही समाप्त कर दिया गया। इसलिए लोग कहते हैं तुगलकी फरमान, जो कि असफल फरमान साबित हुआ। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के तहत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। राजधानी स्थानांतरण का निम्न में से कौन एक लाभ नहीं था? तो इसका उत्तर है सी। उसने उत्तर भारत से दक्षिण भारत में अरब संस्कृति का विकास हुआ, है ना। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, इससे संचार में सुधार हुआ। उत्तर और दक्षिण भारत एक दूसरे के करीब आए। इसने उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच तथा स्वयं दक्षिण भारत भी सांस्कृतिक लेन देन की एक नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई, है ना। तो दक्षिण भारत में क्या हुआ था? सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ऑप्शन सी गलत है। उपयुक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के तहत राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया तथा इसका नाम दौलताबाद रखा, याद रखें। फिर है कि सुल्तान की इस योजना हेतु सर्वाधिक आलोचना की गई, लेकिन उलेमा समेत जो लोग दौलताबाद गए थे उनमें से अनेक वहीं बस गए। अगला फैक्ट है, इसके साथ ही दक्षिण भारत में तुर्क संस्कृति का प्रसार हुआ। इस योजना के कारण ही दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ। अगला फैक्ट है कि पुनः 1335 ईस्वी में दौलताबाद से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि पुनः दौलताबाद से दिल्ली जो राजधानी का स्थानांतरण कौन से ईस्वी में हुआ था? तो याद रखना है 1335 ईस्वी में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन का कारण नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी है ना। ये इसका कारण नहीं था कि दक्षिण भारत में इस्लामी संस्कृति का प्रसार हुआ, है ना। ये इसका कारण नहीं था। बाकी बात, देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के मध्य में स्थित, मंगोल आक्रमण के भय से सुरक्षा, दक्षिण भारत की संपन्नता। एक्सप्लेनेशन को देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के कारणों में दक्षिण भारत में इस्लाम संस्कृति का प्रसार करना शामिल नहीं था। बर्नी के अनुसार चूंकि देवगिरी के साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण उसे राजधानी बनाया गया। देवगिरी मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था। इसी स्थान पर बाद में बहमनी राज्य का विकास हुआ। अगला है कि लेनपुल ने दौलताबाद को शक्ति का केंद्र माना, है ना। तो ये थे अलग अलग इतिहासकार, उन्होंने अपने व्याख्या में इन सभी बातों को दर्शाया है। प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, चीन एवं ईरान से, है ना। तो यहाँ पे चीन तो याद रहेगा, ईरान के जगह पे इराक दे देगा, इसे आपको ध्यान में रखना है, ईरान होगा। एक्सप्लेनेशन को देखें तो मध्यकालीन शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। उसे सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की प्रेरणा चीन एवं ईरान के शासकों से मिली थी, क्योंकि चीनी शासक कुबलाई खान एवं ईरान के मंगोल शासक गजाना खान ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। तो यहाँ पर इन सभी नामों को भी आपको ध्यान में रखना है। चीन के शासक कुबलाई खान, ईरान के मंगोल शासक गजान खान, ये सभी क्या थे? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इन्हीं से प्रेरणा मिली थी मोहम्मद बिन तुगलक को। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सीधे सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांसे की एक मुद्रा चलाया था, जो चांदी के टके के बराबर मूल्य का होता था। फरिश्ता के अनुसार सांकेतिक मुद्रा पीतल का था, जबकि बर्नी के अनुसार तांबे का था। तो अलग अलग इतिहासकार ने सांकेतिक मुद्रा का यहाँ पे व्याख्या किया है, इसे भी आपको याद रखना है। फरिश्ता ने कहा था, है ना, सांकेतिक मुद्रा किसका था? तो वो पीतल का था, जबकि बर्नी ने कहा था कि यह तांबे का था, है ना। तो तांबे और पीतल की चर्चा यहाँ पे किया गया है, इसे याद रखना है, किसने किसके रूप में कहा, दर्शाया है। फिर है कि सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं था, अतः भारी मात्रा में जाली सिक्के प्रचलित हो गए और इस तरह अर्थव्यवस्था ठप हो गई। इस प्रकार सुल्तान की यह योजना जो है असफल हो गई। अंत में सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराची अभियान हेतु नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो इसका उत्तर होगा खुसरो मलिक को, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी चौथी योजना के तहत खुरासान एवं कराची का अभियान चलाया। खुरासान को जीतने के लिए सुल्तान ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, परंतु दोनों राजाओं के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की यह योजना क्या हुआ? असफल साबित हो गया। फिर है कि कराची कहीं कराचील है, कहीं कराची लिखा हुआ है।
फिर है कि कराची अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। उसकी पूरी सेना जंगल में भटक गई और ऐसा कहा जाता है कि 10,000 की सेना में केवल 10 सैनिक ही लौट कर वापस आए, है ना। इब्न बतूता के अनुसार केवल 3 अधिकारी वापस आए। तो इस प्रकार से सुल्तान की ये योजना भी क्या हुआ, असफल हो गया। प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन। तो असत्य कथन ऑप्शन सी है। इसके शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसके चचेरे भाई तथा गुलबर्गा का सूबेदार गुरसप्पा ने किया था। ये ऑप्शन जो है वो क्या है, मूल रूप से गलत है। बाकी बात, इसके शासनकाल में 1336 ईस्वी में दक्षिण बिहार में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। ये मूल रूप से सही ऑप्शन है। फिर है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये भी मूल रूप से सही है। फिर है कोई उसने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवान ए मुस्तखराज नियुक्त किया था। ये भी मूल रूप से सही है। ऑप्शन सी गलत क्यों है, इसे देखते हैं। तो इसके शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसके चचेरे भाई तथा सागर के सूबेदार गुरशप्पा ने किया था। तो यहाँ पे गुलबर्ग नहीं होगा, सागर होगा, है ना। इसे याद रखना है स्थान का नाम। उसके चचेरे भाई, ये तो सही है ना। गुरशप्पा उसका नाम था, ये भी सही है। लेकिन वे गुलबर्ग का सूबेदार ना होकर के सागर के सूबेदार थे। फिर है इसके शासनकाल में सबसे अधिक 34 विद्रोह हुए थे। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो इसे भी याद रखना है। फिर है इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में, है ना, नाम याद रखना है, पुस्तक का नाम रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। फिर है 1342 ईस्वी में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था, है ना। इन्होंने क्या था, उन्हें इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेजा था। फिर है कि मोहम्मद तुगलक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। जैन विद्वान एवं संत जिन प्रभु खूरी को दरबार बुलाकर उनका सम्मान प्रदान किया था। फिर है वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं को त्यौहार होली एवं दीपावली में भाग लेता था। फिर है कि 20 मार्च 1351 ईस्वी को सुल्तान मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। अक्सर इस पॉइंट को लोग रिपीट करते हैं, इतिहास के जानकार, है ना। तो ये कथन किसका था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये कथन था बदायूनी का। अगला है कि इसामी ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम विरोधी बताया, है ना। इस्लाम विरोधी किसने बताया, तो इसामी ने। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह वाक़ी को अंकित करवाया। इसे भी याद रखना है, सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह वाक़ी को सर्वप्रथम अंकित किसने करवाया था, तो उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब आता है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित प्रश्न। तो फिरोज तुगलक के संबंध में इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी है, नगरकोट पर आक्रमण 1368 ईस्वी। ये गलत है ना। बाकी बात, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक 1351 ईस्वी में हुआ, ये मूल रूप से सही है। जाजनगर यानी उड़ीसा पर आक्रमण 1360 ईस्वी में हुआ, ये मूल रूप से सही है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो फिरोज तुगलक ने 1361 ईस्वी में नगरकोट के शासक को परास्त किया एवं वहां ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया, है ना। नगरकोट पर आक्रमण जो हुआ था 1368 ईस्वी में नहीं हुआ था, 1361 ईस्वी में हुआ था। फिर है 1360 ईस्वी में उसने जाजनगर पर आक्रमण किया, है ना, ये ऑप्शन में है ही। और यहाँ पर आक्रमण कर क्या किया था, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को नष्ट किया तथा वहाँ के शासक थे भानुदेव तृतीय को हराया, है ना। शासक का नाम याद रखना है, भानुदेव तृतीय था। फिर है 1362 ईस्वी में फिरोज ने सिंध पर आक्रमण किया। फिर 1398 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, तुगलक के कर व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कथन है, इसे याद रखना है। पहला कथन है कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल करने का आदेश दिया। दूसरा है, सुल्तान ने एक नया कर सिंचाई कर लगाया जो उपज का 1/10वां भाग वसूला जाता था। तीसरा है, इसके शासनकाल में भू राजस्व उपज का 1/5 से 1/3 भाग लिया जाता था। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है, 1, 2, 3 सभी कथन सत्य हैं, है ना। ये सभी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से संबंधित है, जो कि सभी कथन सत्य है।
एक्सप्लेनेशन को देखें तो 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज यानी कि लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूटा गया माल, जजिया यानी कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एवं ज़कात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर वसूलने का आदेश दिया था। फिर है सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा हेतु 5 बड़ी नहरें बनवाई थी। उसने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए थे। तो बाग लगवाने की प्रथा किसने शुरू किया था? याद रखना, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी। निम्नलिखित में कौन एक नगर सुल्तान का सबसे प्रिय नगर था? तो इसका उत्तर है फिरोजाबाद, है ना। सुल्तान ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें उसका सबसे प्रिय नगर फिरोजाबाद था। नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जोना की स्मृति में डाली थी। उसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को, है ना, लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। इसे याद रखना है, अशोक के 2 स्तंभ जो खिजराबाद एवं मेरठ से ला करके दिल्ली में स्थापित करवाया था, उस शासक का नाम क्या है? तो फिरोज शाह तुगलक होगा। अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक ने आम जनता के कल्याण हेतु अनेक कल्याणकारी कार्य किया। इस संबंध में दारुल सफा क्या था? तो इसका उत्तर होगा राजकीय अस्पताल। दारुल सफा क्या था? राजकीय अस्पताल था। फिर है फिरोज तुगलक के लोक कल्याण के लिए निम्न प्रमुख कार्य किए। इसका नाम आपको याद रखना है, दीवान ए बंदगान, ये क्या था? दास विभाग की स्थापना। फिर है दीवान ए खैरात, ये था मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु। दीवान ए इस्तियाक, ये था पेंशन विभाग। इस्तियाक याद रखना है, ये पेंशन विभाग था। फिर है दारुल सफा, ये था राजकीय अस्पताल, है ना। अगला फैक्ट है फिरोज शाह ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात होता था, उस पर प्रतिबंध लगाने के कार्य किसने किया था? तो उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर मध्यकालीन भारत से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर किया, साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन को देखे। याद रखें कि एक्सप्लेनेशन से भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो बनते हैं, इसलिए इसकी वीडियो को बिल्कुल ना करें। हाँ, भले ही आप फास्ट मोड पे आप इस वीडियो को देखें, लेकिन वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ना करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।